नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए। अनेकों साहित्यिक सम्मान से सम्मानित तथा साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय रहने वाली वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश जी की लिखी कहानी एक छोटी सी भूल। दोस्तों, इनकी कहानियां अखिल भारतीय स्तर की पत्रिकाओं एवं अखबारों में प्रकाशित होती रही हैं, जैसे नवनीत, सरिता, गृह शोभा, मेरी सहेली गृह लक्ष्मी, वनिता, जागरण सखी आदि आदि। तो आइए सुनते हैं कहानी सुंदर माझे घर। दीपेश घर के बरामदे में बैठे बैठे सूर्यास्त को निहारते निहारते सोच रहे थे कि आज का दिन न जाने कितनों को खुशियां दे गया होगा और न जाने कितनों को गम। कितने अपने जीवन के सुनहरे पलों के साथ झूम रहे होंगे और कितने ही अपने गमों को सूर्यास्त की अनोखी अद्भुत छटा में भुलाने की असफल चेष्टा कर रहे होंगे। एक ऐसी ही शाम उनके जीवन को अंधेरों से भर गई थी। न चाहते हुए भी अतीत उनकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति मंडराने लगा था। नीरा को प्रकृति से अत्यंत प्रेम था। यही कारण था कि जब दीपेश ने मकान बनवाने का निर्णय लिया तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, वह फ्लैट नहीं वरन अपना स्वतंत्र घर चाहती है, जिसे वह अपनी इच्छा अनुसार वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार बनवा सके, जिसमें छोटा सा बगीचा हो, तरह तरह के फूल हों, यदि संभव हो तो फल और सब्जियां भी लगाई जा सकें। यद्यपि दीपेश को इन सब बातों में विश्वास नहीं था, किंतु नीरा का वास्तुशास्त्र में घोर विश्वास था। उसका कहना था, यदि इसमें कोई सच्चाई नहीं होती तो क्यों बड़े बड़े लोग अपने निवास और ऑफिस वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए नहीं बनवाते, या वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार न बना होने पर अच्छे भले घर में सुधार करने के लिए तोड़फोड़ न करवाते। अपने कथन की सत्यता सिद्ध करने के लिए विभिन्न अखबारों की कतरनें लाकर उसके सामने रखती थी। इसी के साथ वास्तुशास्त्र पर लिखी पुस्तक के कुछ अंश पढ़कर सुनाने लगी। भारत में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर 100% वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए बनाया गया है। मंदिर के ईशान्य यानी उत्तर पूर्व दिशा में पानी का तालाब है। आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा में भक्तजन और यात्रियों के भोजन प्रबंधन की व्यवस्था है। पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। मंदिर की ढलान पूर्व व उत्तर दिशा की ओर है। बाग बगीचे भी उसी दिशा में हैं। तभी उसे इतनी प्रसिद्धि मिली है। तथा चढ़ावे के द्वारा इस मंदिर की जितनी आय होती है उतनी शायद किसी अन्य मंदिर में नहीं होती है। हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि तथा आकाश के द्वारा हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा चर्बी जैसे आंतरिक शक्तिवर्धक तत्व तथा गर्मी, प्रकाश, वायु तथा ध्वनि द्वारा ब्राह्य शक्ति प्राप्त करता है। परंतु जब इन तत्वों की समरसता बाधा युक्त हो जाए तो हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। मन की शांति भंग होने के कारण खिंचाव, तनाव तथा अस्वस्थता बढ़ जाती है। तब हमें अपनी आंतरिक और बाह्य शक्तियों को आत्मिक और निष्पक्ष होकर निर्देशित करना पड़ता है, जिससे इनमें संतुलन स्थापित होकर शरीर में स्वस्थता तथा प्रसन्नता आए और धन, खुशी, संपन्नता और सफलता प्राप्त हो। इन 5 तत्वों का संतुलन ही वास्तुशास्त्र है। घर में यदि वास्तु दोष है, शयन करने की दिशा, धन संग्रह, तिजोरी रखने की दिशा, गैस के चूल्हे की दिशा, पानी के ढलान की दिशा, पूजा घर की दिशा सही न होने पर वास्तु का 30 से 40% ही लाभ मिलता है। वस्तुतः हमारे जीवन में होने वाली हर प्रिय और अप्रिय घटना के पीछे वास्तु का बड़ा हाथ होता है। वास्तुशास्त्र के बिना जीना यानी नदी के प्रवाह के विपरीत तैरकर अपनी मंजिल तय करना है। दीपेश ने देखा कि नीरा एक पैराग्राफ कहीं से पढ़ रही थी तथा दूसरा कहीं से। जगह जगह उसने निशान लगा रखे थे। वह आगे और पढ़ना चाह रही थी कि उसने यह कहकर रोक दिया कि घर तुम्हारा है, जैसे चाहे बनवाओ, लेकिन स्वयं घर बनवाने में काफ़ी श्रम एवं धन की आवश्यकता होगी, जबकि उतना ही बड़ा फ्लैट किसी अच्छी लोकेलिटी में उससे कम पैसों में ही मिल जाएगा।
आप श्रम की चिंता मत करो, वह सब मैं कर लूंगी। धन का प्रबंध अवश्य आपको करना है। वैसे मैं बजट के अंदर ही काम पूर्ण कराने का प्रयत्न करूंगी। फिर यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि एक साथ ही पूरा काम हो। बाद में भी सुविधानुसार अन्य काम करवाए जा सकते हैं। अब आप ही बताइए, भला फ्लैट में इन सब नियमों का पालन कैसे हो सकता है? अतः मैं छोटा ही सही किंतु स्वतंत्र घर चाहती हूँ। उसकी सहमति पाकर वह गदगद स्वर में कह उठी थी। दीपेश ने नीरा की इच्छा अनुसार प्लॉट खरीदा तथा शुभ मुहूर्त देखकर मकान का शुभारंभ करवा दिया। मकान का डिजाइन नीरा ने वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए अपनी आर्किटेक्ट मित्र नीतू से बनवाया था। प्लॉट छोटा था, अतः सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डुप्लेक्स मकान का निर्माण करवाने की योजना थी। निरीक्षण के लिए उसके साथ कभी कभी दीपेश भी आ जाता था। तभी एक दिन सूर्य को अस्ताचल में जाते देखकर नीरा भाव विभोर होकर कह उठी थी, लोग तो सूर्यास्त देखने पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। देखो कितना मनोहारी दृश्य है। हम यहाँ एक बरामदा अवश्य निकलवाएंगे, जिससे चाय की चुस्कियों के साथ प्रकृति के इस मनोहारी स्वरूप का भी आनंद ले सकें। उस समय दीपेश को भी नीरा का स्वतंत्र बंगले का सुझाव अच्छा लगा था। नीरा की वर्ष भर की मेहनत के पश्चात जब मकान बनकर तैयार हुआ, तब सब अत्यंत प्रसन्न थे। खास तौर से नितिन और रीना। उनको अपने अपने अलग रूम मिल रहे थे। कहाँ पर अपना पलंग रखेंगे, कहाँ उनकी स्टडी टेबल रखी जाएगी। सामान शिफ्ट करने से पहले ही उनकी योजना बन गई थी। अलग से पूजा घर, दक्षिण पूर्व की ओर रसोई घर तथा अपना मास्टर रूम दक्षिण दिशा में बनवाया था, क्योंकि नीरा के अनुसार पूर्व दिशा की ओर मुँह करके पूजा करने से मन को शांति मिलती है। वहीं उस ओर मुँह करके खाना बनाने से रसोई में स्वाद बढ़ता है तथा दक्षिण दिशा गृह स्वामी के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें रहने वाले का पूरे घर में वर्चस्व रहता है। शुभ मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश कर लिया गया था। गृह प्रवेश की छोटी सी पार्टी के पश्चात, सब अतिथियों के विदा होने के पश्चात, रात्रि को सोने से पहले दीपेश ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी अथक मेहनत के कारण ही हमारा अपने घर का स्वप्न साकार हो पाया है। अभी तो सिर्फ ईंट गारे से निर्मित घर ही बना है। अभी मुझे इसे वास्तव में घर बनाना है, जिसे देखकर मैं गर्व से कह सकूं, सुंदर माचे घर, मेरा सुंदर घर, जहां प्यार, विश्वास और अपनत्व की सरिता बहती हो, जहां घर का हर प्राणी सिर्फ रात बिताने या खाना खाने के लिए ही ना आए, वरन प्यार के अटूट बंधन में बंधा वह शीघ्र काम समाप्त करके इस घर की छत की छाया के नीचे अपनों के मध्य बैठकर सुकून के पल ढूंढ सके। नीरा ने उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। नीरा ने ईंट गारे की बनी उस इमारत को सचमुच घर में बदल दिया था। उसके हाथ की बनाई पेंटिंग्स ने घर में उचित स्थानों पर जगह ले ली थी। दीवार के रंग से मेल खाते पर्दे, वॉल हैंगिंग्स, लैंप न केवल गृह स्वामिनी की रुचि का परिचय दे रहे थे, वरन घर की शोभा को भी दुगुनित कर रहे थे। न केवल ड्राइंग रूम वरन बेडरूम, किचन को भी उसने सामान्य साजो सामान की सहायता से अपनी कल्पनाशीलता से आधुनिक रूप दे दिया था। साथ ही साथ आगे बगीचे में उसने गुलाब, गुलदावरी, गेंदा और रजनीगंधा इत्यादि फूलों के पेड़ तथा घर के पीछे कुछ फूलों के पेड़ तथा कुछ मौसमी सब्जियां लगाई थीं। अपने लगाए पेड़ पौधों की देखभाल नवजात शिशु के समान करती थी। कब किसे कितनी खाद और पानी की आवश्यकता है, यह जानने के लिए उसने बागवानी से संबंधित कई पुस्तकें भी खरीद ली थीं। दीपेश भी कभी कभी घर सजाने संवारने में उसकी इतनी मेहनत लगन देखकर हैरान रह जाते थे। एक बार वह साड़ी खरीदने के लिए मना कर देती थी, किंतु यदि उसे कोई सजावटी या घर के लिए उपयोगी कोई सामान पसंद आ जाता तो वह उसे लिए बिना रह नहीं सकती थी। उसके सुंदर माझे घर की कल्पना साकार हो उठी थी। धीरे धीरे 1 वर्ष पूरा होने जा रहा था। नीरा इस साधारण से अवसर को कुछ नए ढंग से मनाना चाहती थी। शोर शराबे के साथ एक साधारण पार्टी का भी आयोजन किया गया था।
घर को गुब्बारों और रंग बिरंगी पट्टियों से सजाया गया था। काम की हड़बड़ी में ऊपर के कमरे से नीचे उतरते समय उसका पैर साड़ी में उलझ गया और वह नीचे गिर गई। सिर में चोट आई थी, किंतु अपनी जिंदा दिली के कारण उसने ध्यान नहीं दिया, या कहीं पार्टी का मजा किरकिरा न हो जाए, इसलिए दर्द की दवा खाकर चुपचाप दर्द को झेलती रही। आज मैं बहुत थक गई हूँ, अब सोना चाहती हूँ, पार्टी समाप्त होने पर नीरा ने थके स्वर में कहा था। जब आलतू फालतू काम करोगी तो थकोगी ही, भला इतना सब करने की क्या आवश्यकता थी? दीपेश ने सहज स्वर में कहा था। ये छोटे मोटे अवसर ही जिंदगी को नया रंग देते हैं, नीरा ने सहजता से कहा। वह तो ठीक है, पर काम करना उतना ही चाहिए जितना शरीर साथ दे। जब नीरा सुबह अपने नियत समय पर नहीं उठी तब दीपेश को चिंता हुई। ध्यान दिया तो पाया कि वह बेसुध पड़ी थी। चेहरे पर अजीब से भाव थे, जैसे रात भर दर्द से तड़फड़ाती रही हो। डॉक्टर को बुलाकर दिखाया तो उसे शीघ्र अस्पताल में एडमिट कराने की सलाह दी। लगता है गिरने के कारण सिर में अंदरूनी चोट आई है। सिर की चोट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी कभी साधारण सी चोट भी जानलेवा सिद्ध हो जाती है, डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा। डॉक्टर की बात सही सिद्ध हुई। लगभग 5 दिन जिंदगी मौत के साए में झूलने के पश्चात वह चिर निद्रा में सो गई। सभी सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी इस अप्रत्याशित मौत का समाचार सुनकर हक्के बक्के रह गए, लेकिन विधि के हाथों वे विवश थे। जीवन के शाश्वत सत्य से मुख मोड़ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। संवेदना प्रकट करने के अतिरिक्त वे और कर भी क्या सकते थे? दीपेश को दुख तो इस बात का था कि ऊपरी चोट के अभाव के कारण उसने उस घटना को गंभीरता से नहीं लिया था। अगर उसे रात में ही एडमिट करा देते तो शायद नीरा बच जाती। नीरा के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन करने के पश्चात जब दीपेश ने घर में प्रवेश किया तो नीरा के कुशल हाथों से सजाया संवारा घर मुंह चिढ़ाता प्रतीत हुआ। उसके लगाए पेड़ पौधे कुछ ही दिनों में सूख चुके थे। दीपेश समझ नहीं पा रहे थे कि विधि विधान एवं वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करने के पश्चात भी घर वीरान क्यों हो गया। उनके जीवन में यह तूफान क्यों आया। उनकी खुशियों को, उनके घर को किसी की नजर लग गई, या ईश्वर से ही उनकी खुशियां देखी नहीं गईं। उस समय वह नितिन और रीना को अपनी गोद में छुपाकर खूब रोए। तब नन्ही रीना उनके आंसू पोंछती हुई बोली थी, डैडी मम्मा नहीं है तो क्या हुआ, उनकी यादें तो हैं। अब तो हम भी मम्मा के बिना रहना सीख गए हैं। तब दीपेश को महसूस हुआ था कि 4-5 दिनों की काल रात्रि ने सुकुमार बच्चों को तूफान से जूझना सिखा दिया है। जो बच्चे नीरा के बिना खाना नहीं खाते थे वही आज उनको समझा रहे हैं। दीपेश ने बच्चों का मन रखने के लिए आंसू पोंछ डाले थे, लेकिन नीरा का चेहरा उनके हृदय पटल पर ऐसा जम गया था कि उसको निकाल पाना उनके लिए संभव ही नहीं हो पा रहा था। वह घर कैसा जहां कहे कहे न हो, खुशियां न हो, प्यार न हो, स्वप्न न हो। जो घर कभी नीरा की पायल और चूड़ियों की झंकार से गूंजता रहता था, वहां शमशान जैसी वीरानी छाई हुई थी। जिस पूजा घर की स्थापना नीरा ने पूर्ण विधि विधान के साथ की थी वह वीरान था। वहां अब न दीप जलता था और न ही पूजा की घंटी बजती थी और न ही सुबह शाम प्रसाद बांटा जाता था। दीपेश के माँ पिताजी नहीं थे, अतः नीरा की माँ ने आकर उसकी तितर बितर गृहस्थी को फिर से समेटने का प्रयत्न किया। सुबह आरती करते हुए वह घंटी बजा रही थी कि घंटी की आवाज सुनकर दीपेश चिल्लाए, कौन पूजा कर रहा है? इस घर में अब पूजा नहीं होगी। जब पूजा करने वाली ही नहीं रही तब पूजा से क्या लाभ। अपनी मनस्थिति के कारण वह भूल गए थे कि नीरा की माँ आई हुई हैं। बेटा, पूजा लाभ और नुकसान के लिए नहीं, वरन मन की शांति एवं घर की शांति के लिए की जाती है। माँ जी, यदि ऐसा ही है तो इस घर की शांति क्यों भंग हुई? नीरा तो नियमित रूप से इनकी पूजा अर्चना करती थी। दीपेश ने वितृष्णा से कहा, बेटा, जाने वाले के साथ जाया तो नहीं जा सकता, जीवन तो जीना ही है। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, फिर से घर बसा लो। बच्चों को माँ तथा तुम्हें पत्नी मिल जाएगी। आखिर मैं कब तक साथ रहूंगी? दीपेश की मानसिकता को ध्यान में रखकर उनके प्रश्न का उत्तर टालते हुए संयमित स्वर में माँ ने कहा था,
दीपेश के प्रश्न का उत्तर उनके पास में नहीं था। पापा, आप नई माँ ले आइए, हम उनके साथ रहेंगे। नन्हा नितिन, जो नानी की बात सुन रहा था, ने भोलेपन से कहा। उसकी बात का समर्थन रीना ने भी कर दिया। दीपेश सोच नहीं पा रहा था कि बच्चे अपने मन से इतनी बड़ी बात उससे कह रहे हैं या माँ जी ने ही उनके नन्हे से मन में नई माँ की चाह भर दी है। वरना ये मासूम बच्चे क्या जाने नई माँ। वह जानता था कि वह अपने हृदय से नीरा की स्मृतियों को कभी मिटा नहीं सकता। फिर क्या दूसरा विवाह कर वह उस लड़की के साथ अन्याय नहीं करेगा जो उसके साथ तरह तरह के स्वप्न सजोए इस घर में प्रवेश करेगी? क्या वह 2 मासूम बच्चों को माँ का प्यार दे पाएगी? 2 महीने पश्चात जाते हुए जब माँ जी ने दोबारा दीपेश के सामने अपना सुझाव रखा तो वह एकाएक मना नहीं कर पाया। उसका मन 8 वर्षीय रीना को अपनी नानी माँ के साथ काम करते देखकर बेहद आहत हो जाता था। कुछ ही दिनों में वह बेहद बड़ी लगने लगी थी। उसकी चंचलता कहीं खो गई थी। यही हाल 4 वर्षीय नितिन का था, जो नितिन अपनी माँ को इधर उधर दौड़ाए बिना खाना नहीं खाता था। वही अब जो भी मिलता बिना नानुकुर के खाने लगा था। बच्चों तक का परिवर्तित स्वभाव दीपेश को मन ही मन खाए जा रहा था। अतः माँ जी के प्रस्ताव पर जब उसने मन की दुश्चिंताएं बताई तो वह बोली, बेटा, यह सच है कि तुम नीरा को भूल नहीं पाओगे। नीरा तुम्हारी पत्नी थी तो मेरी बेटी भी थी। जाने वाले के साथ जाया तो नहीं जा सकता, लेकिन किसी के जाने से जीवन तो समाप्त नहीं हो जाता। बेटा, जीवन एक समझौता है। जीवन में अनेक समझौते कभी कभी अनिच्छानुसार करने पड़ते हैं। तुम्हें अपने लिए भले ही पत्नी की आवश्यकता न हो, लेकिन इन बच्चों को माँ की आवश्यकता है। अपने लिए न सही, बच्चों के भविष्य के लिए तुम्हें समझौता करना ही पड़ेगा। सभी विमाताएं एक जैसी नहीं होती। किसी संबंध के बारे में पूर्व धारणा बनाकर चलना गलत है। दीपेश को मौन पाकर वह फिर बोली, तुम कहो तो नंदिता से तुम्हारी बात चलाओ। तुम तो जानते ही हो, नंदिता नीरा की मौसेरी बहन है। उसके पति का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। उसका वैवाहिक जीवन कुछ महीनों का ही रहा है। वह भी तुम्हारी समान ही अकेली है। स्त्री होने के साथ साथ एक पुत्री अर्चना की माँ होने के नाते वह तुमसे भी ज्यादा विवश और बेसहारा है। दिवांग की मृत्यु के बाद उसने भी स्वयं को एक कमरे में कैद कर लिया है। वह स्वयं उस आघात को झेल चुकी है। अतः हो सकता है कि तुम दोनों आपस में सामंजस्य बैठा सको। गमों के सहारे आखिर कब तक जिया जा सकता है? संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपने प्रभाव का दावा करने वाला मनुष्य यहीं आकर विवश हो जाता है। जीवन की क्षणभंगुरता उसे आहत कर डालती है। भविष्य के संजोए स्वप्न जब एक झटके में टूट जाते हैं, तब वह सोचने लगता है कि वह क्यों और किसके लिए जिए। क्यों कमाए इतनी धन दौलत, क्यों बचत करे, जब एक दिन सब कुछ ऐसे ही एक झटके में छोड़कर जाना है। लेकिन समय नाम की दौलत इंसान के जख्मों पर मरहम लगा उसे इस अवसाद की अंधेरी रात से उबार ही देती है, तथा मनुष्य फिर प्राची की नवीन किरणों के साथ नए जीवन का प्रारंभ कर देता है। माँ जी की इच्छा अनुसार दीपेश ने घर बसा लिया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों जिस घर पर कभी नीरा का एकाधिकार था, उसी घर पर नंदिता का अधिकार होना वह सहन नहीं कर पा रहा था। नंदिता ने उसे तो स्वीकार कर लिया था, किंतु वह बच्चों को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वैसे दीपेश भी क्या उस समय अर्चना को पिता का प्यार दे पाए थे? घर में एक अजीब सा असमंजस, अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई थी। वह अपनी बच्ची को लेकर ज्यादा ही भावुक हो उठती थी। एक बार अर्चना को खिलाते खिलाते रीना के पैर में ठोकर लग गई, जिससे अर्चना गिर गई। उसके माथे पर हल्की सी चोट आ गई थी। यद्यपि चोट रीना के भी आई थी, लेकिन नंदिता ने उस मामूली सी घटना को ऐसे पेश किया कि उन्हें भी लगा कि सारी गलती रीना की ही है। अस्पताल जाने से पूर्व उस दिन पहली बार उनका हाथ रीना पर उठा था। उसका बाद में उन्हें पछतावा भी बहुत हुआ था, लेकिन तीर से निकला बाण तथा मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं लौटते। बच्चे सहम गए थे, किंतु अब नंदिता की सुबह बच्चों की शिकायत से प्रारंभ होती
और उनकी ही शिकायत से ही समाप्त होती। नंदिता को लगता था उसकी बेटी को कोई प्यार नहीं करता है। घर में अशांति, अविश्वास, तनाव और खिंचाव देखकर बस एक बात दीपेश के मन मस्तिष्क को मथती रहती थी कि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन कर बनाया यह घर प्रेम, ममता और अपनत्व का स्रोत क्यों नहीं बन पाया? आंतरिक और बाह्य शक्तियों में समरसता स्थापित क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों उनकी शक्तियां छीड़ हो रही हैं? उनमें क्या कमी है? अपनी आंतरिक और बाह्य शक्तियों को निर्देशित कर, उन संतुलन स्थापित कर, क्यों वह न स्वयं प्रसन्न रह पा रहे हैं और न ही दूसरों को प्रसन्न रख पा रहे हैं? नई माँ की अपने प्रति बेरुखी देखकर रीना और नितिन रिजर्व हो गए थे, किंतु बड़ी होती अर्चना ने दिलों की दूरी को पाट दिया था। वह नंदिता की बजाय रीना के हाथ से खाना खाना चाहती, उसी के साथ सोना चाहती तथा उन्हीं के साथ खेलना चाहती थी। रीना और नितिन की आंखों में अपने लिए प्यार और सम्मान देखकर नंदिता के रुख में भी परिवर्तन आने लगा था। बच्चों के निर्मल स्वभाव ने उसका दिल जीत लिया था। यह अर्चना को रीना और नितिन के साथ सहज और स्वाभाविक रूप में खेलता देखकर उसके मन का डर समाप्त हो गया था। एक बार फिर से दीपेश को भी लगने लगा था कि उनके घर पर छाई अवसाद की छाया हटने लगी है। रीना कॉलेज में आ गई थी तथा नितिन और अर्चना भी अपनी अपनी कक्षा में प्रथम आ रहे थे। लेकिन एक दिन नंदिता ऐसी सोई कि फिर उठ ही नहीं सकी। शायद उनके भाग्य में पत्नी सुख बंधा ही नहीं था। पहले 2 बच्चे थे, अब 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी। लेकिन फर्क इतना था कि पहले बच्चे छोटे थे तथा अब बड़े हो गए थे। अपनी देखभाल स्वयं कर सकते थे, अपना बुरा भला सोच और समझ सकते थे। रीना ने अपने नाजुक कंधों पर घर का बोझ उठा लिया था। अब तो दीपेश स्वयं भी रीना के साथ साथ रसोई तथा अन्य कामों में हाथ बटाते तथा नितिन और अर्चना को भी अपना अपना काम करने के लिए प्रेरित करते। घर की गाड़ी एक बार फिर चल निकली थी, किंतु इस बार के आघात ने उन्हें इतना एहसास अवश्य करा दिया था कि किसी के रहने या न रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन रात उसी गति के साथ होते हैं, समय का चक्र उसी गति के साथ चलता रहता है। सुख दुख के बीच में हिम्मत ना हारना ही व्यक्ति की सबसे बड़ी जीत है। वस्तुतः वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो वक्त के साथ चल सका वही जीवन के रण संग्राम में विजयी होता है। इस एहसास और भावना ने दीपेश के अंदर के अवसाद, डिप्रेशन को समाप्त कर दिया था तथा अब वह ऑफिस के बाद का सारा समय बच्चों के साथ बिताते या नीरा द्वारा बनाए बगीचे की सांझ संभाल में व्यतीत करते। उससे बचे समय में अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को कोरे कागज पर उकेरते। कभी वह गीत बनकर प्रस्फुटित होती तो कभी काव्य और कहानी बनकर। तब उन्हें पहली बार वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, पंक्ति में सच्चाई नजर आई थी। शीघ्र ही दीपेश की रचनाएं प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी थी। अब उन्हें लगने लगा था कि जीवन जीने का मकसद मिल गया है। समय पर बच्चों के विवाह हो गए और वे अपने अपने घर संसार में रम गए। दीपेश की लेखनी में अब परिपक्वता आ गई थी। पेंट करवाने के लिए एक दिन दीपेश ने अपने कमरे की अलमारी खाली की तो कपड़े में लिपटी एक डायरी मिली। डायरी नीरा की थी। उसे खोलकर पढ़ने का लोभ छिपा नहीं पाए। जैसे जैसे वह पढ़ते गए, नीरा का एक अलग ही स्वरूप उनके सामने आया, एक कवित्री का रूप। पूरी डायरी कविताओं से भरी थी। एक कविता सुंदर माझे घर की पंक्तियां थीं। क्षितिज के उस पार की सुखद सलोनी दुनिया को अपने घर के आंगन में उतारना चाहती हूँ। एक सुंदर घर बसाना चाहती हूँ, जहाँ तुम हो, जहाँ मैं हूँ, और हों हमारे सुंदर सलोने मृगछौने। तिथि देखी तो विवाह की तिथि से 1 माह बाद की थी। दीपेश ने पूरी डायरी पढ़ ली। कम उम्र में ही उसकी प्रतिभा तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया तथा उसी समय उन्होंने नीरा की कविताओं का संकलन करवाने का निश्चय कर लिया। 1 महीने के अथक परिश्रम के पश्चात दीपेश ने नीरा की चुनी हुई कविताओं को संकलित वकर पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाने हेतु प्रकाशक को दे दी। प्रकाशन का काम अंतिम चरण तक पहुंच चुका था।
फोन की घंटी ने उसकी विचार तंद्रा को भंग किया। नितिन का फोन था। पापा, आप कैसे हैं? अपनी दवाइयाँ ठीक समय पर लेते रहिएगा। आप हमारे पास आ जाइए। आपके अकेले रहने से हमें चिंता रहती है। बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत किया करो। वैसे भी मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ, जब भी इच्छा होगी मैं आ जाऊँगा। बच्चों की चिंता जायज़ थी, लेकिन वह इस घर को कैसे छोड़कर जा सकते हैं, जिसकी एक एक वस्तु में खट्टी मीठी यादें समाई हुई हैं। साथ गुजारे पलों का लेखा जोखा है। एक दो बार बच्चों के आग्रह पर गए भी हैं, लेकिन कुछ ही दिनों पश्चात ही उनके अपने घर के बरामदे से दिखते इस अनोखे सूर्यास्त की सुखद सलोनी लालिमा का आकर्षण उन्हें खींच लाता था। सच तो यह था, सूर्यास्त की मनोहारी लालिमा उनकी प्रेरणा स्रोत बन गई थी। उसी से उन्होंने जीवन दर्शन पाया था कि जीवन भले ही समाप्त हो रहा हो, लेकिन आस कभी नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अवसान के बाद सुबह होती है। मृत्यु के बाद जीवन का आविर्भाव होता है। उनकी कितनी ही रचनाओं का आविर्भाव यहीं इसी कुर्सी पर बैठे बैठे हुआ था। सूर्य कब का विश्राम करने जा चुका था। उसकी जगह चंद्रमा की शीतल सुहानी किरणों ने ले ली थी। ठीक उसी तरह जैसे दीपेश के जीवन की तपती रेत को कभी नीरा ने अपने प्रेम से सींचा तो कभी नंदिता ने। यह बात और है कि उनके हृदय पटल पर सदा नीरा ही छाई रही। वह नंदिता के साथ कभी न्याय नहीं कर पाए। इस बात का अफसोस उन्हें जीवन भर रहेगा। शायद नंदिता भी ऐसा ही महसूस करती रही हो। उनके साथ जीवन बिताते हुए वह मन से उन्हीं की तरह पहले प्यार से ही जुड़ी रही हो। लेकिन यह भी सच है कि उन दोनों ने जिन कर्तव्यों के पालन के लिए समझौता किया था, वह उसमें खरे उतरे थे। वह अंदर जाने के लिए मुड़े ही थे कि स्कूटर की आवाज ने उन्हें रोक लिया। अरविंद, प्रकाशक के आदमी ने उनके हाथ में पांडुलिपि देते हुए मुख पृष्ठ के लिए कुछ चित्र दिखाए। एक चित्र पर उनकी आंखें ठहर गईं। घर के दरवाजे से निकलती औरत, और वहीं कलात्मक अक्षरों में लिखा हुआ था, माझे घर। चित्र को देखकर दीपेश को एकाएक लगा मानो नीरा ही घर के दरवाजे पर उसके स्वागत के लिए खड़ी है। वह नीरा नहीं, वरन उसकी कल्पना का ही मूर्त रूप था। दीपेश ने बिना किसी अन्य चित्र को देखे उस चित्र के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। दीपेश जानते थे कि आने वाले कुछ दिन उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। पांडुलिपि का अध्ययन कर पुनः प्रकाशक को देना था। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलकर लोकार्पण के लिए तारीख तय करनी थी तथा बच्चों तथा अपने सभी सगे संबंधियों को भी सूचना देनी थी। नीरा की कल्पनाओं को साकार करने का उनका यह छोटा सा प्रयास भरी हो, पर शायद अपनी अर्धांगिनी को श्रद्धांजलि देने का एक सच्चा और सार्थक रूप अन्य कुछ हो भी नहीं सकता था। अभी आप सुन रहे थे सुधा देश जी की लिखी कहानी सुंदर माझे घर।